तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अधेनिक्स। आज हम लोग लेके आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से आ जाए। मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी इन पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन है बेसिकली इन जनरल ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, पैरामीशियम वगैरह हो गया, इसके थ्रू ये भी अपने जो भी ऑक्सीजन के नीड्स होते हैं उसको पूरा करते हैं, है ना। लेकिन जब बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली नाम में ही देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे मल्टी का मतलब मेनी, यानी कि जो इनका बॉडी सरफेस होगा, मान लेते ये अगर बॉडी सरफेस है इनका ये, तो बॉडी सरफेस के अंदर में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अंदर की तरफ क्या है, सेल्स प्रेजेंट हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी ऑक्सीजन का नीड होगा, जो अंदर वाली सेल होगी उनकी तो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बात आपको ये भी पता होगा कि जो डिफ्यूजन है क्या, एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन जो है बेसिकली क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है। और चूंकि टिश्यूज अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो अंदर की तरफ सेल्स होती हैं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो कोई भी चीज़ का जो डिफ्यूजन होना होगा, कोई भी चीज़ मान को चलो यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन का ही डिफ्यूजन होना होता है। तो अगर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा तो ऑक्सीजन सबसे पहले इन सेल्स को मिलेगा, है ना। ये सेल्स जो होते हैं पहले ऑक्सीजन को पाएंगे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ से जब ये सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद जो ऑक्सीजन है आगे बढ़ेगा। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बॉडी सरफेस के नीचे बहुत सारे सेल्स होते हैं, और चूंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है तो बहुत समय लग जाएगा नीचे वाले सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँचने के लिए। तो अगर जितना लेट ऑक्सीजन पहुँचेगा तो सेल है जो है अपना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, है ना। सेलुलर एक्टिविटी जो भी होता है वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो यही सब। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आंसर लिखा है कि डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, किससे, बॉडी सरफेस से। बॉडी सरफेस से बहुत, ये क्या है, बॉडी सरफेस है। इस बॉडी सरफेस से जो भी सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी डिफ्यूजन में। ठीक है, आगे देखो। हेंस स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रिक्वायर्ड, जिसलिए हम लोग को क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो जल्दी पहुंच जाए सेल्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आया है 2011 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में और 2022 में आया है। यानी कि इतनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो भाई अमीबा के बारे में पता होगा आपको कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, पहले जो भी मान के चलो ये कोई फूड पार्टिकल होगा बाहर की तरफ, ये कोई एक फूड पार्टिकल है, मान लेते हैं ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है ये। अब इस फूड पार्टिकल को अमीबा क्या करेगा, पहले इसको इंजेस्ट करेगा, इंजेक्शन करेगा, यानी कि क्या करेगा, इसको पहले खाएगा। तो खाने के लिए बेसिकली इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, ये अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक सेलुलर आउटग्रोथ बनाता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इधर देखो, ये अमीबा है, अमीबा जो है ये अब क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक फॉल्स फीट जिसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। ये फॉल्स फीट इसने बनाया, बेसिकली यही क्या है, स्यूडोपोडिया है। और ये स्यूडोपोडिया कहाँ, किसके अराउंड बनता है, फूड पार्टिकल्स के अराउंड। तो इसी के थ्रू जो है फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, इंजेक्शन। यानी कि फाइनली जो अब ये जो फूड पार्टिकल है कहाँ आ जाएगा, अमीबा के बॉडी के अंदर में आ जाएगा, है ना। ये मान लेते हैं अमीबा, इसने फूड पार्टिकल का क्या कर लिया, इंजेक्शन कर लिया इसका। यानी कि फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, अब इसके साइटोप्लाज्म में हमारा जो है फूड पार्टिकल पहुँच गया। यानी कि पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ है, पहला स्टेप यहाँ पे हुआ है सर, इंजेक्शन। पहला इसने क्या, इंजेस्ट किया, फूड पार्टिकल को क्या किया, बेसिकली इंगल्फ किया। इंगल्फ कैसे किया, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कराया, है ना। स्यूडोपोडिया जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट, इसके थ्रू ये भी जो भी फूड पार्टिकल होगा उसको अपने बॉडी के अंदर में ये ले लेता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स फीट बोलते हैं इसको। ठीक है, इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन करने के बाद अब ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। यानी कि होगा क्या यहाँ पे, डाइजेशन होने के बाद अब जो भी फूड जो डाइजेस्ट हुआ उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, या फिर जो भी बोलो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर करके स्टेप वाइज जो है ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा भाई, इजेशन कर देगा, यानी कि बॉडी पार्टिकल से बाहर निकाल देगा, है ना। यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एसिमिलेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ, कि उसके बाद क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, और फिर पांचवा स्टेप क्या होगा, इजेशन, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करेगा, अमीबा बाहर निकाल देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया है भाई, कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके लिए, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया टू इंगल्फ द फूड। फिर अब उस फूड को क्या करेगा ये अमीबा, अपने जो भी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे इस फूड वैक्यूल, मतलब इसके सेल के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। फिर जो भी ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स है, उसका क्या होगा यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू इनका होगा एब्जॉर्प्शन, और इस एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये फूड पार्टिकल्स को जब भी अमीबा को नीड पड़ेगी उसको क्या करेगा, उससे एनर्जी यूटिलाइज करेगा और जो भी अपना ग्रोथ होगा वो कर लेगा। ठीक है, लास्ट क्या आता है, इजेशन, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल वो भी क्या करेगा, बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कब कब आया है, 2012 में, 2014 में, 17 में, 20 में, 23 तक आया है, यानी कि हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो जरा देखते हैं भाई, हमें क्या करना है, डायग्राम की मदद से समझाना है कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये इधर एक सन बना लेते हैं हम लोग, ये है सन हमारा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ हम बना लेते हैं एक प्लांट। नीचे की तरफ हमारा ये प्लांट है, ये मान लो एक प्लांट है, और इसके ऊपर क्या है, ये लीफ है। ठीक है, और इस लीफ के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इस लीफ के अंदर में प्रेजेंट होता है क्या, इस लीफ के अंदर में प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। ये लीफ है और लीफ के अंदर में हमें मिलेगा क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल मिलेगा, और इधर से क्या आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड से हमारा क्या आ रहा है, सन रेज आ रहे हैं, लाइट रेज आ रहे हैं, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर जो भी सन रेज है वो पड़ रहे हैं। ठीक है, और लीफ क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो भी बाहर की तरफ जो भी बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगा, ये उसको यूज करेगा, CO2 प्लस H2O क्या बनाने लगेगा, यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे फूड बनाएगा। ठीक है, ये फूड किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल बोला जाए तो क्या क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, पहले सनलाइट चाहिए, है ना, सनलाइट जो यहाँ पे मिल रहा है, सबसे पहले आपको चाहिए सनलाइट, ये देखो रहा सनलाइट, सनरेज। फिर आपको क्या चाहिए, बेसिकली सनलाइट बोले तो यूवी रेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको बोलते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फिर क्लोरोफिल चाहिए, ये रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और क्या चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी तो आपका क्या बनेगा, फूड, यानी कि यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज, और प्लस ऑक्सीजन, हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने लगता है, तो हमारा जो है ग्लूकोज यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमें चाहिए क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस इन्हीं के थ्रू करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स जो है मेक्स देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और साथ में वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर्मूला। स्टेप्स क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले प्लांट क्या करता है, ये जो सबसे पहला जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 अगर बोलेंगे तो प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सनलाइट का, यानी कि सनलाइट एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है भाई, कन्वर्जन कर रहा है केमिकल एनर्जी को। जो भी लाइट एनर्जी आया है सनलाइट के पास, जो भी लाइट एनर्जी आया है प्लांट के पास, बेसिकली इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है प्लांट, अभी जो भी सनलाइट आया है इसमें क्या है, बेसिकली फोटोन्स है। फोटोन्स बोले तो यूवी रेस, जो भी बोलो फोटोन्स है। फोटोन्स क्या है, बेसिकली एनर्जी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है लाइट एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करा रहा है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है प्लांट, ये कर रहा है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, केमिकल एनर्जी बोले तो फूड, केमिकल का मतलब क्या है, फूड, ग्लूकोज क्या है, केमिकल ही तो है, एक फूड तो है, यानी कि बेसिकली सनलाइट का यूज करके क्या कर रहा है प्लांट, यहाँ पे फूड बना रहा है। ठीक है, आगे देखो रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, है ना, मतलब बेसिकली कहने का मतलब किसमें रिड्यूस हो रहा है, फूड में रिड्यूस हो रहा है। देखिए भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिड्यूस किसमें हो जा रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि बेसिकली क्या, ग्लूकोज में रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया है डाइजेस्टिव एंजाइम से, मतलब बेसिकली आपका डाइजेशन चैप्टर से आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए रोल ऑफ सलाइवा
रोल ऑफ बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। सलीवा के बारे में बात करेंगे तो सलीवा का सिक्रीशन कहाँ पे होता है? सलीवा की बात किया जाए तो इसका सिक्रीशन कहाँ पे होगा? इसका सिक्रीशन हमारा होता है माउथ में, है ना। सिक्रीशन कहाँ पे हो रहा है? इसका माउथ में हो रहा है, क्योंकि माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट है? सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में हमारा प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में होते हैं बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड, 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाता कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। माउथ के अंदर में प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे? सलाइवा का सीक्रेशन करेंगे। और सलाइवा बेसिकली करता क्या है? सलाइवा हमारा जो भी हमने फूड खाया है उसके अंदर जो भी स्टार्च होगा, है ना, बेसिकली कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माल्टोज में तोड़ देता है ना। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये करने का काम कौन कर रहा है? ये बेसिकली कर रहा है सलाइवा, है ना। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को किसमें ब्रेक कर देगा? माल्टोज में ब्रेक कर देगा, है ना। यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ पे माउथ के अंदर में, यानी कि सलाइवा बेसिकली क्या कर रहा है? 30% जो है स्टार्च का यहाँ पे क्या कर दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहा है? डाइजेशन, क्योंकि स्टार्च बेसिकली क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जा रहा है? डाइजेशन हो जा रहा है। कहाँ पे? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, यानी कि तोड़ दिया जा रहा है। कहाँ पे? माउथ में ही तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। सलेवे का काम का तमाम कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाइल जूस, है ना। बाइल जूस के बारे में बात करेंगे। इधर देखो ये रहा बाइल जूस। तो बाइल जूस के बारे में बात करें तो बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है? तो भैया बाइल जूस का सिक्रीशन करेगा कौन? बाइल जूस को बनाता है, सिक्रीशन करता है कौन? भाई लीवर सिक्रीशन करता है ना। बाइल जूस का सिक्रीशन करता है लीवर, और इसको जो स्टोरेज करने का काम करता है, जो स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज कहाँ होता है इसका? तो इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सलाइवा जो बाइल जूस होता है वो करता क्या है? बाइल जूस करेगा आपका जो भी लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, जो भी लार्ज फैट मॉलिक्यूल होगा, है ना, उसको क्या करेगा? ये ब्रेक कर देगा किसमें? तोड़ डालेगा किसमें? स्मॉल फैट में, है ना, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में, है ना। यानी कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर ड्रॉपलेट्स बोलो, इसको किसमें ब्रेक कर देगा? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। ये कौन कर रहा है? तो भाई ये कर रहा है हमारा बाइल, है ना, बाइल जूस कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो बड़े बड़े फैट आपके होंगे हैं, बड़े बड़े जो फैट्स पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको किसमें ये ब्रेक कर देगा? ये एकदम छोटे छोटे स्मॉल फैट पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक कर देता है। कौन? बाइल। नेक्स्ट क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करते हैं। अगर पैनक्रियाटिक जूस आपसे पूछा जाए कि पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, तो भाई पैनक्रियाटिक जूस हमारा 3 तरह का एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, है ना। पैनक्रिया से कौन कौन सा क्या सिक्रीशन होता है? इसका होता है सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस का। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपको पता होना चाहिए। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में हमारा होता है 3 तरह का एंजाइम, ठीक है। चलो भाई, 3 तरह का एंजाइम होता है। एक होता है एमाइलेज, है ना, एमाइलेज होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा ट्रिप्सिन, है ना। तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा होता है हमारा लाइपेज। 3 यहाँ पे क्या होती है? एंजाइम होते हैं। तो एमाइलेज क्या करेगा? वही सिंपली क्या करेगा? ब्रेक डाउन करने लगेगा किसका? जो भी हमने स्टार्च वगैरह जो खा रखा है, ये बेसिकली स्टार्च को किसमें तोड़ देगा? वही माल्टोज में तोड़ देगा, है ना, माल्टोज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है? बेसिकली आपका जो भी प्रोटीन होगा, प्रोटीन को किसमें ब्रेक कर देगा? प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा आपका ट्रिप्सिन में, है ना। ये ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को किसमें ब्रेक कर रहा है? पेप्टॉन्स में ब्रेक कर रहा है, पेप्टॉन्स में। और साथ में किसमें तोड़ दे रहा है? पेप्टाइड्स। पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में ब्रेक करने का काम कौन करता है? हमारा जो है ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट क्या है? लाइपेज। ये क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करता है किसका? फैट का। ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। कैसे फैट को ब्रेक डाउन करेगा? यानी कि फैट को किसमें तोड़ता है? फैट को ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैटी एसिड में ब्रेक कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, है ना, ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। तो ये होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स पर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट का, यानी कि फैट को किसमें ब्रेक कर देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही सब सारी कहानियां यहाँ पे आगे लिख रखी हैं। देखो आंसर में क्या दिया है भाई कि एमाइलेज कंटेन करता है और स्टार्च को किसमें ब्रेक करता है? शुगर में। शुगर बोले तो माल्टोज में तोड़ देगा। अगला क्या है? बाइल। बाइल क्या करता है? इमल्सीफाई करता है फैट को, है ना, और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम।
मतलब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, काइम को एसिडिटी कम करता है, यानी कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाटिक जूस क्या है, डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि अभी स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है माल्टोज में। प्रोटीन को डाइजेशन किस में होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला केमिकल होता है या फिर इंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस। इंजाइम कौन सा होता है, वो होता है ट्रिप्सिन, किसमें ब्रेक कर देगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। और फैट्स को तोड़ देता है किसमें, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देगा और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीवाई की रेस में। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, एक ये 2011, 14, 16 और 19 में आया है कि बताइए कि क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और आप इससे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हालांकि आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो आपने एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसको ब्रेक किया जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। ये टूट गया किसमें, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, है ना। ये जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये सारा ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो ये सारा ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, है ना, इन साइटोप्लाज्म। और आपको पता होना चाहिए कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है वो भी बेसिकली कहाँ चलता है, वो साइटोप्लाज्म में ही चलता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड होता है इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, अगर मान के चलो ईस्ट के अंदर में बात करेंगे, इन ईस्ट, ईस्ट में जब टूटता है तो ईस्ट में क्या बनता है, एथनॉल, एथनॉल बनेगा यहाँ पे, यानी कि C2H5OH बनता है, C2H5OH, ये बेसिकली क्या है, इथेनॉल है। और इथेनॉल कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इनके 2 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ भी बाई प्रोडक्ट निकलता है, 2 ATP यहाँ पे क्या एनर्जी निकलती है ना, थोड़ा बहुत वाटर वगैरह बनना होगा तो बन लेगा। दूसरा यही मतलब एक यही होता है हमारा ईस्ट का, ये बेसिकली ब्रेकडाउन हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंस ऑफ O2। दूसरा जो होता था वो मसल में होता था, वो कमी की वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये दिया होगा आगे देखो। हाँ, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन जो होता है उसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कहाँ पे होता है, ईस्ट में, जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो किसमें ब्रेक हो जाता है, इथेनॉल में टूट जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और एनर्जी निकलता है ना। यानी कि यहाँ पे जो होगा इथेनॉल के साथ 2 ATP का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्योंकि यहाँ पे पायरुविक जो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसमें से 2 कार्बन यहाँ पे रह गया और 1 कार्बन बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंस बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में कोई भी 3 पॉइंट कह रहा है। 2012, 15, 17, 20 और 22 में यहाँ तक ये सब आ चुका है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब आपको तो पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता क्या होता है, ब्रेकडाउन यानी कि एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक, सॉरी ये एरोबिक की तरफ मैंने लिख दिया, इसको इधर लिख लेता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए और दूसरी बात क्या हो सकती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है वो लेस एनर्जी क्या होता है, बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस एनर्जी बनता है, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, है ना। मतलब कितने ATP का एनर्जी बनता है, तो यहाँ पे बोलेंगे आप कि यहाँ पे 2 ATP का एनर्जी लगभग यहाँ पे बनता है। जबकि यहाँ पे बोलेंगे कितना, तो यहाँ पे बोलेगा 38 ATP का यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, जब कोई भी सेल क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होगा। दूसरी बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन चलता कहाँ पे, तीसरी बात जो है वो कहाँ चलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी कुछ देर पहले ही बताया था कहाँ चलता है, ये चलता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यही सब कुछ बातें थी। आगे देखते हैं इसका आंसर भाई। यहाँ पे क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखो यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक चलता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। अभी कब समझाते हैं कैसे, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे लेस एनर्जी यूज होता है। 38 ATP, वहाँ पे 2 ATP। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब, कंप्लीट ब्रेकडाउन कहने का मतलब जो है, ग्लूकोज किस में पहले ब्रेक होगा। ग्लूकोज कहने का मतलब पहले ग्लूकोज चेंज टूटता है किसके अंदर में, पायरुविक एसिड में, है ना। पायरुविक एसिड में ग्लूकोज टूटता है और ये पायरुविक एसिड फिर कहाँ चल जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर में, ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाता है। अगर आपसे मेरे से आप अगर पूछोगे रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि पायरुविक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, आपका पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में यहाँ पे 38 एटीपी का यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होता है। जबकि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको कि ग्लूकोज तो टूटता है पायरुविक एसिड में ही, ग्लूकोज तो किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुविक एसिड में ही ब्रेक हुआ, और पायरुविक एसिड से फिर किसमें ये ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये सिंपली क्या बनाने लगा, ईस्ट क्या करने लगा, बनाने लगा यहाँ पे इथेनॉल बनाने लगा। ये सब सारे क्या थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बनाने लगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं ईस्ट के अंदर में बेसिकली सब सारी चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है कि एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, क्यों इतना नेसेसरी है भाई डबल सर्कुलेशन। तो बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड जो है पास करता है हार्ट से 2 बार, है ना, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट से कितनी बार पास करेगा, यानी कि ट्वाइस, 2 बार यहाँ से पास करता है। ठीक है, और अगर एक्सप्लेनेशन पूछोगे कैसे पाथवे इसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेना कावा से, सुपीरियर नहीं, आप सिंपली बोलोगे वेना कावा से जो है ब्लड कहाँ पे आता है, वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ चल जाता है, आपका लंग्स के पास जाते ही यहाँ पे क्या होता है, लंग्स के अंदर में इसका एडिशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या हो जाते हैं, लंग्स ऐड कर देते हैं, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ब्लड में। यानी कि पहले जो ब्लड इधर से आ रहा था, बेसिकली ये ब्लड कैसा था, ये ब्लड था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से जितने भी सारे ब्लड्स आ रहे थे कैसे थे, डी ऑक्सीजनेटेड था, यानी कि इस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन की क्या थी, कमी थी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब जैसे ही ब्लड आ गया कहाँ पे, लंग्स के पास, इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और इस यहाँ से जो ब्लड वेसल लेके आएगा हार्ट के पास, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन कैरी करेगा ब्लड को कहाँ से, लंग्स से, और कहाँ पहुँचा देगा, उठा के सीधे पल्मोनरी वेन से ब्लड आ जाएगा सीधे आपका लेफ्ट एट्रियम में, है ना, और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ चला जाता है, एओर्टा में, और एओर्टा क्या करता है, पूरे इसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, यानी कि पूरे बॉडी के पास पहुँचा देगा। यानी कि यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है, कहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है, यानी कि जहाँ लंग्स से जितना भी ब्लड यहाँ से यहाँ तक आया, बेसिकली ये कैसा आता है ब्लड है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इस ब्लड में क्या हो चुका है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। यानी कि बेसिकली पहला बेनिफिट यही है, पहले नेसेसरी यही है कि जो है यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या कर दिया जा रहा है, अलग अलग कर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन करता है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग है, मैमल से हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये इसका फ़ायदा है, नेसेसिटी है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या भाई कि ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड जो है हार्ट से कितनी बार पास करेगा, ट्वाइस, एक कंप्लीट साइकिल में। जबकि पाथ देखेंगे तो हार्ट से वो कहाँ जाएगा, ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट से गया लंग्स के पास, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आया, और हार्ट से फिर गया बॉडी के पास, बॉडी से फिर वापस हार्ट के पास जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में जो है हार्ट है, मतलब जो ब्लड है 2 बार पास कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे कि मेंटेन करता है सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने अब यहीं पे बताया था, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, आगे सेपरेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और एफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है कहाँ पे, टिश्यू के पास। यानी कि इधर देखो ये जो ब्लड पहुंचा बॉडी के पास पहुंच रहा है, बेसिकली किसके पास पहुंच रहा है, ये टिश्यू के पास ही तो पहुंच रहा है ना, टिश्यू के पास पहुंच रहा है। टिश्यू क्या कर रहे हैं, आप लगातार आपके कह सकते हो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको किसकी नीड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि फर्दर ये ग्लूकोज को और ब्रेक डाउन मतलब और तोड़ते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है स्टोमाटा और इसका रोल बताइए गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th ही तो चल रहा है, लाइव प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ होते हैं स्टोमाटा के। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ज़रा देख लेना, ये आपके बोर्ड्स में आएगा। ये है स्टोमाटा, ठीक है, ये एक स्टोमाटल सेल है, और ये इधर ये दोनों तरफ क्या है, ये बेसिकली गार्ड सेल्स होते हैं, और इनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, इधर इनके बाहर की तरफ होता है सब्सिडरी सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, ये सारे बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अपर्चर दिख रहा है यही आपको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा इसको हम लोग कहते हैं ना। ये बाहर की तरफ क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं। अब देखो ज़रा इसको भाई, ये क्या है, ये है सब्सिडरी सेल।
सब्सिडियरी सेल है ये, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो प्रेजेंट है, ये सारे क्या है, ये सारे जो है ये है गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल, है ना। और ये जो तुम्हें अंदर की तरफ स्पेस दिख रहा है, जो पोर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टोमाटल पोर, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर है ये, ठीक है। तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक टिपिकल स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। और आपसे पूछ रहा है कि इनका रोल क्या है गैसियस एक्सचेंज में। रोल के बारे में बात करेंगे, इनका रोल कैसे होता है। पहली बात तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, है ना। पहला रोल के बारे में बात करेंगे तो रोल जो होगा, पहला रोल इनका क्या होगा, अपटेक ऑफ CO2, अपटेक ऑफ CO2 का, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करेंगे, ठीक है। साथ में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं किसको, रिलीज करने लगेंगे किसका, रिलीज करेंगे ऑफ ऑक्सीजन। और साथ में क्या करते हैं ये लोग, ट्रांसपिरेशन करते हैं, है ना। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, ट्रांसपिरेशन कराते हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे वर्किंग इसका कि कैसे वर्किंग होता है, गार्ड सेल कैसे काम करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी गार्ड सेल के अंदर में क्या आ जाए, वाटर आ जाए, जब भी गार्ड सेल के अंदर में वाटर आ जाए, अगर यहाँ पे वाटर आएगा तो गार्ड सेल क्या कर जाएगा, स्वेल। अगर यहाँ पे वाटर इंटर गिरता है, वाटर इंटर करता है किसके अंदर, अगर वाटर इंटर करता है गार्ड सेल के अंदर में, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, गार्ड सेल हो जाएगा स्वेल। ये क्या करेगा, गार्ड सेल क्या हो गया, स्वेल। अगर गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, यानी कि जो ये गार्ड सेल है वो फूल जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टोमाटा हमारा क्या हो जाता है, स्टोमाटा हो गया ओपन, स्टोमाटा हो गया ओपन। जबकि बात करें, अगर वाटर जो है बाहर निकले, वाटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है किससे, फ्रॉम गार्ड सेल, अगर वाटर एग्जिट कर रहा है किससे, गार्ड सेल से, तो जैसे ही गार्ड सेल से वाटर एग्जिट करेगा, तो जो भी वाटर है, मतलब बेसिकली स्टोमाटा कैसा हो जाएगा, पहले तो कैसा वाटर घुसने की वजह से स्वेल हो गया था, अब क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन, यानी कि हमारा जो सेल है वो फ्लैसिड हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे ही फ्लैसिड होगा ये जो सेल हो गया, स्वेल हो जाएगा। अरे भाई, जब भी वाटर इंटर गया स्टोमाटा में, वो क्या हो गया, स्वेल अप हो गया, और जैसे ही वाटर वहाँ से निकल गया वो फ्लैसिड हो गया सेल, यानी कि मुरझाएगा एक तरह से कह सकते हो। तो जिसकी वजह से स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर स्टोमाटा हो गया क्लोज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आप इसको ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। 2011, 14, 17, 20 और 23 तक आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोमाटा क्या, माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट है लीफ सर्फेस के ऊपर, ये तो आपको पता है, अभी बताया है। माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि अपटेक करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिलीज करते हैं किसको, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्या ले रहा है कि गार्ड सेल रेगुलेट करता है क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल का भी समझाया कि कैसे ओपनिंग हो रहा है, कैसे ओपनिंग हो रहा है, कैसे क्लोजिंग हो रहा है, किस बात पर डिपेंड करता है। गार्ड सेल अगर आपका स्वेल कर जाएगा तो ओपन, और गार्ड सेल अगर फ्लैसिड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा क्लोज, ठीक है। और ये एक और लिखा है, ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर में मदद कर रहा है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आपको ऐसे लिख के आना है बोर्ड्स एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स विद अ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। एक्सक्रीशन को बताइए भाई, ह्यूमन बींग में कैसे होता है। पहली बात तो ह्यूमन बींग कैसे होते हैं, ह्यूमन बींग को हम लोग बोलते हैं यूरियोटैलिक, है ना। ह्यूमन बींग के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन बींग कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक कहने का मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब हमारा क्या होगा, हमारा यूरिया होगा। यानी कि हम लोग अपने बॉडी से क्या बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि डायग्राम बनाइए किसका, नेफ्रॉन को। तो आइए हम लोग जरा समझते हैं डायग्राम नेफ्रॉन का, मज़ा आ जाएगा आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहानी शुरू कहाँ से होती है, तो स्टार्ट कहानी होती है बाउमन्स कैप्सूल से। सबसे पहले हमारा ऊपर की तरफ क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल, फिर नीचे की तरफ आओगे तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, PCT जिसको बोलते हैं। और PCT फिर आगे क्या बनाते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, फिर ये ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। ऐसे करके यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बनता है। और फिर ये लूप ऑफ हेनले आगे जाकर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थिक बोलते हैं इसको, थिक लूप ऑफ हेनले। और फिर ये आगे जाके ऐसे करके आपका बनाता है कौन सा ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके किससे जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाता है नेफ्रॉन, ये कलेक्टिंग डक्ट से। ये रहा हमारा, ऐसे करके कलेक्टिंग डक्ट होता है प्रेजेंट हमारे किडनी में। बेसिकली इस कलेक्टिंग डक्ट से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ज़रा इनके हम एनोटेशन लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है।
तो बेसिकली मैंने पूरे नेफ्रॉन को अगर हम चाहें तो दो तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। नेफ्रॉन का डिवीजन अगर करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो एक डिवीजन होता है रीनल कॉर्पसल, एक बोलते हैं रीनल कॉर्पसल कॉर्पसल और एक होता है रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल। तो रीनल कॉर्पसल्स में क्या आता है, रीनल कॉर्पसल्स में हमारे आ जाएंगे भाई साहब, रीनल कॉर्पसल्स में हमारे आते हैं, पहला भैया हमारा आएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक टफ टफ कैपिलरी होता है किसका कहाँ पर जमता है, तो बोमेंस कैप्सूल के ऊपर। और दूसरा आएगा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल है ना। इसी को हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, माल्फिजन टिब्यूल भी कभी कभी कह देते हैं इसको। वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के क्या बोलते हैं, माल्फिजन टिब्यूल्स। और रीनल ये क्या होगा, रीनल कॉर्पसल्स के दो ही पार्ट होते हैं, दो ही इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। रीनल टिब्यूल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट टिब्यूल, ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपका लूप ऑफ हेनले होते हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है डीसीटी, ठीक है। जबकि कलेक्टिंग डक्ट में जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखते हो, इस जरा एनोटेशन कर दिया जाए इस डायग्राम का। तो एनोटेशन में जरा देखो भाई, ये मैंने क्या बोला, ये है भाई हमारा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। नीचे की तरफ जब आओगे यहाँ पे, ये तो ये क्या है, ये है हमारा पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसको बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना। इसको पूरा कंप्लीटली आप क्या बोलते हो, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और इसकी तरफ जो ऊपर की तरफ आओगे तो इसको हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी बोले तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और लास्ट में हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सीडीडी, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे देखो भाई, ग्लोमेरुलस का डायग्राम ही बनाते हैं। इधर से देखो आया आर्टेरियल, ये बन गया हमारा टफ टफ कैपिलरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहीं से हमारा जो ब्लड है वो छनेगा, यानी कि यहाँ से आते हैं क्या बोमेंस कैप्सूल में, इधर से आते हैं फिल्टरेट, यहाँ से आते हैं फिल्टरेट, ठीक है। चलिए तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन का, तो पीसीटी से आप बोलोगे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का होता है रीअब्जॉर्प्शन। फिर किसका होता है, अमीनो एसिड का होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है अमीनो एसिड का। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि सोडियम वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ केमिकल्स कुछ क्लोराइड आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले की तरफ आओगे तो बेसिकली यहाँ पर लूप ऑफ हेनले का किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इधर मेनली ये लूप ऑफ हेनले किसका रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। यहाँ पे भी कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, हालांकि स्पेसिफिकली बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, NaCl, है ना। डीसीटी की तरफ आएंगे तो डीसीटी की तरफ किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो डीसीटी की तरफ यहाँ पे भी वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, साथ में कुछ सोडियम आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी कलेक्टिंग डक्ट में मेनली यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ से आपको बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यही सब कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देख लो इसको। ये एक्सक्रीशन रिमूव क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को। नाइट्रोजन वेस्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट हमारा है यूरिया। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, यूरेटर कैरी करता है यूरिन को, और कहाँ पहुंचा देगा, यूरिन ब्लैडर के पास पहुंचा देगा। यूरिन ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर कर लेता है यूरिन को, और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को बाहर एक्सपेल आउट करता है। और आपको पता है कि नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सपीरियंस वर्किंग। तो जरा इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बस 5 मिनट में बन जाएगा, इसको आपको 5 मिनट बना देना है। कैसे कि भाई देखो, एक हमारा जो हार्ट होता है आपको पता है कैसा है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये हमारा इस तरीके से बना सकते हो। 4 चैम्बर बोले तो 4 चैम्बर कहने का मतलब यहाँ पे 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ना। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इसके वर्किंग समझाओ। तो वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो इधर की तरफ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर कौन आता है, इधर की तरफ से यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आता है वेना कावा। वेना कावा ले आएगा किसको, वेना कावा कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कैरीज डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड,
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है कौन भाई, हमारा वेना कावा। और ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा सर राइट वेंट्रिकल्स में। लेकिन ब्लड ऐसे ही ना चल जाएगा, यहाँ पे कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे सबसे पहला वाल्व प्रेजेंट है कौन सा, ये है भाई ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है कि ब्लड का कहीं बैक फ्लो ना हो जाए। ब्लड अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आता है तो कहीं गलती से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड ना चल जाए, इसलिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ठीक है भाई, डी ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आया, डी ऑक्सीजन ब्लड सर आया कहाँ से, आया है भाई वेना कावा से। और वेना कावा से आया है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। अब इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को उठाता है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। यहाँ पे एक और वेसल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ब्लड को उठाएगा कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पे ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। इस ब्लड को उठाया कहाँ से, ब्लड को उठाया राइट वेंट्रिकल से। और ये कहाँ ब्लड को पहुँचा देगा, ये ब्लड को उठा के ले जाएगा कहाँ पे भाई, लंग्स के पास पहुँचा देगा। ये ब्लड यहाँ से निकला और ये ब्लड कहाँ चल जाएगा, टू लंग्स, लंग्स के पास पहुँच गया ये। और लंग्स के पास ये ब्लड जैसे ही पहुँचेगा, ये इस ब्लड के अंदर में क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो पहले जो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड था अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ से ब्लड को कैरी करके वापस लेके आने का काम कौन करता है, तो यहाँ से ब्लड को कैरी करके वापस लेके आने का काम करता है एक और वेन जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे सीधे लेफ्ट एट्रियम में जो है यहाँ पे ये ब्लड को पहुँचा देता है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो अब कैरी कर रहा है ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड को कैरी कर रहा है इसे बोला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। और लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी नहीं, यहाँ ऐसे नहीं डायरेक्ट चल जाता है। यहाँ पे एक और वॉल्व प्रेजेंट होता है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। यहाँ पे एक और वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे आया बाइकस्पिड वाल्व। तो ब्लड जो अब कहाँ से आया भाई, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है, पल्मोनरी वेन से आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ ब्लड गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और फिर यहाँ से ब्लड को पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम करेगा एक और यहाँ पे सर जिसको हम बोलते हैं क्या, एओर्टा, है ना। ये जो है ये क्या है बेसिकली, ये है एओर्टा। फाइनल डायग्राम जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डायग्राम बना दोगे तो काम चल जाएगा आपके बोर्ड्स में। यहाँ पे सारे, एक सेकंड ये मिट गया, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, हाँ। तो ये ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, यहाँ से एओर्टा। एओर्टा जो होगा पूरे बॉडी में ब्लड को क्या कर देगा, पूरे बॉडी में, यहाँ पे पूरे बॉडी की तरफ में ब्लड को ये पहुँचा देगा ना। तो यही इसकी वर्किंग है हार्ट का। चलो 5 मिनट में इसको बता दिया, इसको जरा ध्यान से देख लेना, पक्का है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे देखो आंसर क्या दे रखा है भाई, आंसर दे रखा है कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, फोर्थ चैम्बर, एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वर्किंग कैसा होता है, डी ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, राइट एट्रियम से क्या, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में डाला जाएगा। देखो डी ऑक्सीजन ब्लड आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँच गया सर लंग्स के पास। ठीक है, अगला फ्लो देखो भाई, डी ऑक्सीजन ब्लड का फ्लो कहाँ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी। तो देखो भाई यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक सेकंड, यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में हमारा जो है ब्लड को पहुंचा दिया गया। यही बात यहाँ पे लिख रखा है। और वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड का जो बैक फ्लो हो रहा है उसको रोका जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हम लेकर आए थे आपके लिए लाइफ प्रोसेस का। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो को ज़रा आप शेयर करेंगे आपको अगर लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करिए कैसा आपको वीडियो लग रहा है। PYQ सीरीज चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का आपको PYQ दिया जा रहा है बोर्ड्स के लिए, क्लास 10 के लिए। तो आज के लिए ही इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।